हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्या होना चाह रहा हूँ मैं कि जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में, लेट सपोज जेड क्या एक न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? कौन सा मोमेंट? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। हमें ये पढ़ना है। देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमें पता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी आपकी नील बोर्स जी ने। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था ये कि न्यूक्लियस सेंटर पे होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अपने सर्टेन ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन में क्या है? चार्ज है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं ई से। किसे दिखाएंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये होता है, क्या होता है ये एक्चुअली? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका माइनस, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अभी हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड ई होगा। और ई की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सपोज करो अगर आप कि इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है। और अगर आपको याद हो, करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। करंट क्या होता है? बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। अब अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो कन्वेंशनली हुआ क्या? करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन में से क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे अगर कोई आपसे बोले करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो करंट की वैल्यू क्या होती है? चार्ज अपॉन टाइम। ये तो था करंट की वैल्यू, करंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है अभी ई, इलेक्ट्रॉन के अमाउंट का चार्ज फ्लो हो रहा है। और किधर फ्लो हो रहा है? करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और टाइम कितना है? एक टाइम कौन सा है? टाइम वो है एक कंप्लीट सर्कल को कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है? उसका टाइम है, ठीक है। तो हम एज्यूम करके चलते हैं, लेट v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है जब वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है? उसकी वेलोसिटी है v। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है तो हमें पहले से पता है कि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस, ये वाला 2πr अपॉन टाइम पीरियड। इसे हमें पता चला कि t क्या हो जाएगा? 2πr अपॉन v। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ये मैंने t निकाला क्यों? ये मैंने t इसलिए निकाला ताकि मैं इस t को यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर सकूं। तो i की वैल्यू क्या निकल गई? i की वैल्यू निकल गई e अपॉन 2πr मल्टीप्लाई में p। मैंने t की जगह पे ये पुट कर दिया, ये आई आपकी i की वैल्यू, ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पे हम शो करते हैं म्यू एल। म्यू एल क्या है? म्यू एल है आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। म्यू एल क्या है आपका? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे इसको मैंने मैग्नेटिक मोमेंट, चलो ये तो आपका पहले वाला टर्म हुआ है। यहाँ पे ऑर्बिटल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? वो क्रिएट हो रहा है जब ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल मोशन करता है, तब मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल एम ने क्या लिखा है? यहाँ पे हमने म्यू एल, ठीक है। एल फॉर ऑर्बिटल
और म्यू फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और हमें पता है कि म्यूएल क्या होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या एक्चुअली, वो होता है आई मल्टीप्लाई में ए। तो म्यूएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई कितना है, आई निकाला हमने, ये आया है अभी आपका आई, ये क्या है आई, यहाँ पे आई कितना है, ई वी अपॉन 2πr, और ए कितना है वी, बड़ा सिंपल सा बात है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ए कितना आपका पाई आर स्क्वायर, इतनी बात क्लियर। और जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर गया, बचा कितना, ई वी आर अपॉन 2। तो म्यू एल की वैल्यू कितनी है आपकी, ई वी आर अपॉन, तो ये क्या आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट तो स्मॉल एम होता है, सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे क्या हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो कि ऑर्बिटल मोस्ट में कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक नया सिंबल यूज करा म्यू एल, जो कि सिंपली क्या दिखाएगा हमेशा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। उसका फॉर्मूला निकल गया हमारा ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक है। अब इतना काम हमारा चल जाना चाहिए यहाँ तक, लेकिन अब क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा एडवांस काम करेंगे। हम काम क्या करेंगे, इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को किससे रिलेट करेंगे, इसके एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट से। रिलेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट विद एंगुलर मोमेंटम। अब जरा देखो आप, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आपने यहाँ पे निकाल लिया मोमेंट, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको याद हो, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट का सिंपल फॉर्मूला होता है एल, और सिंपल किससे दिखाता है, स्मॉल एल से दिखाता है एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट को, एंगुलर मोमेंटम को, और वो क्या होता है हमारा आर पी, या फिर हम बोल सकते हैं एम ओमेगा आर, या फिर एम आर ओमेगा। क्या होता है आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है जी। इसको उठा दें, इसको यूज करते हैं, एल क्या होता है, एम आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो जहां पे भी एम आर ओमेगा आएगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम बोल सकता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया, म्यू एल इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2। अब अगर मुझे इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करना है तो सिंपल से दो तरीके, या तो मैं यहाँ पे किसी तरीके से एम ओमेगा आर जनरेट कर दूं, क्या जनरेट कर दूं मैं यहाँ पे एम ओमेगा, एक्चुअली सॉरी यहाँ पे मेरे से मिस्टेक होगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपका एम आर टी, क्या आएगा एम वी आर या फिर एम आर वी, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है आपका एम वी आर होता है। एम वी आर क्यों बोला अभी मैंने, क्योंकि एल क्या होता है, एल होता है आपका आर पी, आर पी क्या होता है आपका एम वी, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम वी आर एल, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी। तो जब भी आप कंफ्यूज हो तो आप क्या करोगे, हमेशा बेसिक अपने याद रखोगे। बेसिक क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रेडियस मल्टीप्लाई में लीनियर मोमेंटम, रेडियस और लीनियर मोमेंटम। तो ठीक है जी, म्यू एल यहाँ पे लिखा आपने। आपको क्या करना है, आपको करना है इस चीज को इससे रिलेट करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एल क्या होता है, एल होता है एम वी आर, और यहाँ पे मुझे वी दिख रहा है, आर दिख रहा है, मुझे उसे एम नहीं दिख रहा, तो मैं करूंगा यहाँ पे एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो म्यू एल क्या हो जाएगा, म्यू एल हो जाएगा आपका म्यू एल ई एम वी आर अपॉन में 2m। तो म्यू एल क्या हुआ, म्यू एल हुआ आपका ई अपॉन 2m एम वी आर। तो ये क्या आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और ये क्या बन जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई अपॉन 2m एल और म्यू एल अपॉन एल, ये क्या हो जाएगा आपका ई अपॉन 2m।
ये सिर्फ स्केलर की बात कर रहे हैं, स्केलर कंडीशन में, ठीक है। तो स्केलर कंडीशन में जब हम देखते हैं कि द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ मोमेंटम की स्पेलिंग गलत होगी, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड gyro मैग्नेटिक gyro, ये गलत क्यों हो रही थी स्पेलिंग, GYRO gyro मैग्नेटिक रेशियो। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन वाले केस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम और उसके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होगा तो हम क्या बोलते हैं, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। और जायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है हमेशा, GE/2m। सिंपली क्या होगा वो, E/2m। ठीक, तो जो E/2m है ये, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। क्लियर हो गई आप लोगों को बात। तो हमें पता चला, क्या पता चला हमें कि भाई जायरो मैग्नेटिक रेशियो ये क्या होता है, म्यू एल अपॉन एल को ही क्या बोलते हैं, जायरो मैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है E/2m। और जब आप इसको E/2m को सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास एक क्वांटिटी निकल के आएगी। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, कांस्टेंट है, m क्या है, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 कांस्टेंट है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम kg इनवर्स। ठीक है, ये चीज होगी आपकी जायरो मैग्नेटिक रेशियो की। ठीक है, अब एक चीज और आपको ध्यान देनी है, वो ध्यान क्या देनी है कि अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस काम करूँ, बोर्ड्स के पोस्टुलेट को क्या करूँ यहाँ पे यूज करूँ, तो म्यू एल की वैल्यू क्या है, E/2m मल्टीप्लाई में एल। यही तो है, म्यू एल अपॉन एल इसको E/2m, तो एल को मैं ऊपर ले गया, तो म्यू एल की वैल्यू ही है। और जो एल है, बोर्ड ने बोला था, बोर्ड्स पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एल होता है हमेशा NH/2π। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वो होगा n, जैसे k के लिए KLMN होता है ऑर्बिटल का नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 होता जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपने कहाँ पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा, आपको अगर याद हो तो 11th क्लास की केमिस्ट्री में, बोर्ड्स पोस्टुलेट। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है, और वो इतना होता है हमेशा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एल की जगह आप ये पुट कर दो, आप कर सकते हो, तो म्यू एल क्या हो जाएगा, E/2m मल्टीप्लाई में NH/2π। और इसको सॉल्व करने में क्या निकल के आता है, ये आएगा आपका NEH/4πm। कुछ नहीं करा मैंने, n को पहले लिख दिया, इसको ऐसे लिख देते हैं NEH/4πm। तो म्यू एल की वैल्यू आई आपकी है कि भाई अगर आप बोर्ड्स पोस्टुलेट यूज करते हो, बोर्ड्स पोस्टुलेट यूज करने से फायदा क्या हुआ, आपको फायदा ये हुआ कि अब अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जो कि हमारा फाइनल काम तो ये था ना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो उस मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए सिर्फ E पता है आपको पहले से, H पहले से पता है, 4 पहले से पता है, पाई की वैल्यू पहले से पता है,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से पता है, अब आपको चाहिए सिर्फ एन। समझ रहे आप कितना इजी हो गया। देखो पहले जो हमने करा था उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि भाई बोर्स सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है E/2m, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे एल की वैल्यू थोड़ी नहीं पता है क्या होगी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको और एडवांस करा और यहाँ पे क्या करा, बोर्ड पोस्टुलेट यूज करके, बोर्ड्स के पोस्टुलेट को हमने क्या करा, यूज करा और स्मॉल एल की वैल्यू पुट कर दी NH×2π। ये अभी तक सेम ही काम चल रहा है, ठीक है। तो जब मैंने स्मॉल एल की वैल्यू पुट करी NH×2π तो मुझे मिला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू NEH/4πm। अब मेरा अगर k ऑर्बिट में तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, l ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, m ऑर्बिट में n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ऑर्बिट के अकॉर्डिंग आप n की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको क्या मिलता जाएगा, उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मिलता जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब आपको ये देखना है, इसमें एक टर्म आती है, उस टर्म को हम क्या यूज करते हैं, म्यू एल। म्यू एल की वैल्यू डिपेंड कर रही है साफ साफ n। अगर n बढ़ता जाएगा तो म्यू एल बढ़ता जाएगा। तो म्यू एल की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो कब आएगी, जब n की वैल्यू क्या हो, 1। तो म्यू एल मिनिमम कितना होगा, EH/4πm। और जो EH/4πm है, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन से फायदा क्या हुआ अभी, अगर आपको बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू पता है, ठीक है, तो और बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, म्यू एल लिख सकते हो। क्योंकि म्यू एल क्या था, म्यू एल था आपका NEH/4πm। और अगर आपको बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू पता, जो कि होता है ये बोर मैग्नेटॉन, तो आप क्या करोगे, इसे n मल्टीप्लाई में म्यू एल n=1। आपने n=1 पे वैल्यू निकाल ली पहले, जो क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। और जब भी आपको फर्स्ट में निकालना है तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको एल सेल में निकालना है, एल ऑर्बिट में निकालना है, तो आप n=2 कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। जस्ट आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, आपको आंसर मिलता जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और ये जो बोर मैग्नेटॉन होती है, जो इसे आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ये एक्चुअली आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। क्लियर हो आप लोगों को बात? तो ये जो हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो हो गया। लेकिन अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, ये पढ़ा है स्केलर के व्याप पे। अगर वो सारी चीज स्केलर है, लेकिन हमें पता है, क्या पता है, हमको भी साफ साफ ये पता है कि जो म्यू एल है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो स्मॉल एल एंगुलर मोमेंटम है ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हमें डायरेक्शन को हमें ध्यान देना होता है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को वेक्टर के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो देखो आप ध्यान से, हम इसको ऐसे लिखेंगे, म्यू एल वेक्टर इक्वल टू -E/2m एल वेक्टर। ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा, समझने वाली बात सारी यहाँ पे। देखो आप, जब मैंने स्केलर के तरीके से लिखा था तो म्यू एल अपॉन एल क्या था, E/2m। और जो मैं वेक्टर के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ, म्यू एल इक्वल टू -E/2m मल्टीप्लाई में एल। ये -n क्यों आया वेक्टर वाले केस में, ये क्या है, वेक्टर रिलेशन। आपको समझना है कि माइनस साइन क्यों आया। क्योंकि माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं जब इलेक्ट्रॉन
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो करंट किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज में। अब अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा इसका, नीचे की तरफ। देखो ना, आप करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ घुमाओगे, थंब जो होगा आपका नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यूएल, वो क्या होगा, डाउनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है। और जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आप चार्ज नहीं लेते, एंगुलर मोमेंटम के लिए लेते हो आप मास। तो इलेक्ट्रॉन एक मास है। जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो क्या लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मास, और वो मास कैसे रिवॉल्व हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मास की यहाँ पे देखें, मास किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये किधर गया, ऊपर गया। तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल की डायरेक्शन होगी आपकी डॉट। समझ में आ रही है आपको बात। इलेक्ट्रॉन जब देख रहे थे, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट क्लॉकवाइज। और करंट क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, क्रॉस से दिखाया। जब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो मास देखेंगे सिर्फ, उस टाइम हम चार्ज नहीं देखते। एंटी क्लॉकवाइज मास घूम रहा है, डायरेक्शन ऊपर, तो एल की डायरेक्शन ऊपर, जो ऊपर गया उसको हम डॉट से दिखाया, जो नीचे गया उससे हम किससे दिखाया, क्रॉस से दिखाया। तो आप ये देखो यहाँ पे क्या देख रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे मैंने वही दिखाया कि जो एल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, म्यू है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, म्यू एल एंड एल आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, ये तो ही आपकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात। अब एक चीज और आती है, उसको हम बोलते हैं, आपको थोड़ी सी मतलब आपको थोड़ा सा पता होता अच्छा रहेगा, उसे हम बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो हर एक पार्टिकल का, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। हर पार्टिकल की क्या होती है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होने का मीनिंग क्या है, ये हर पार्टिकल में होगी ही होगी। जैसे कि अब देखो यहाँ पे आपको ये वर्ड दिख रहा होगा स्पिन। स्पिन का मीनिंग ये नहीं है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये एक माउस है तो ये स्पिन कर रहा है, नहीं। यहाँ पे जब हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो इसका मीनिंग स्पिनिंग नहीं है, इसका मीनिंग सिर्फ ये है कि ये एक माउस है, इसके अंदर क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और इस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन नहीं है, ये इसके अंदर अपना पहले से ही है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर क्या है, अपने आप पहले से ही है। इसी की वजह से क्या होता है, आपके मैग्नेटिक मटेरियल सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जो आपने देखा होगा परमानेंट मैग्नेट जो होती है उनके अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रही है, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है इस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो कि मैग्नेटिक नेचर शो करती है। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फिजिकल स्पिनिंग से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये पार्टिकल की अपनी अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मास क्या होता है, इसका मास क्या है, इसका मास इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि हर ऑब्जेक्ट में होगी। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मास होगा। इस तरह से हर पार्टिकल में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमने दो चीज पढ़ी, पहली चीज सारा स्केलर और दूसरी चीज उसका वेक्टर। ठीक है, तो आपको दोनों चीज समझनी है ध्यान से। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।